कनाट पुलिस थाने में जेपी बंद हैं तो चंद्रशेखर जी पूछने के लिए जाते हैं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया है। तो एसएचओ कहते हैं गिरफ्तार तो आप भी हैं। जयप्रकाश जी का जो आखिरी संबोधन है वो मेरे कानों में आज भी गूंजता है कि ये इल्लीगल सरकार है। क्या आपको लगता है कि जितनी शायद हम गलती लालू जी की और आरजेडी की माने, कांग्रेस की भी उतनी ही माने, क्योंकि वो आंखें मूंद कर देख रही थी जो हो रहा था बिहार में और समर्थन दे रही थी? राबड़ी देवी जी को बनाया जाना समाजवादी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है। आरजेडी की सत्ता माने परिवार की सत्ता, और अब पैसे और सत्ता को लेकर के जिस तरह की बंदरबाट हो रही है उसका स्वाभाविक नतीजा वो जो पीक दान होता है उसको लेकर के भी कई आईएएस अफसर उनके पीक दान में थूकने का इंतजार करते थे कि हमारे वाले में जाए। हमारे वाले में आईएएस अफसर्स को उस दौर में भी देखा। मुझको तो नीतीश कुमार सिर्फ इसीलिए अच्छा लगता है कि लोहिया ने जो सपने देखे थे, कर्पूरी जैसा समाज बनाना चाहता था, चरण सिंह जैसी कल्पना करती थी राज्य प्रशासन की चलाने की, वो मेरे जितने साथी हैं, ऑल माई 11 रेस्पेक्ट टू देम, नीतीश इज बेस्ट। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, देश का सबसे कम पैसे वाला मुख्यमंत्री, सबसे कम नीतीश कुमार निकला है, लेकिन नीतीश बेरहम किस्म का समाजवादी है। तीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। तो क्या मैं मानूं उस समय उनकी तटस्थता बेईमानी थी? श्रीमती गांधी ने कैसे भ्रष्ट तरीके अख्तियार करके चुनाव जीता है। जब तक ईवीएम नहीं आई थी, आपके बिहार से लेके मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो मजबूत समूह थे समाज के, वो पूरा का पूरा बूथ कैप्चर करते। बिल्कुल, अगर बुरा ना लगे राहुल गांधी जी को, तो नेपाल में विपक्ष के नेताओं के घर जला दिए, रूलिंग पार्टी का नहीं, विपक्ष के। हमें अच्छा नहीं लगता है जब हमारा बिहारी सबसे ज्यादा मेहनत करके बंगाल में भी पिटता है, बिहार में भी पिटता है, पंजाब में भी पिटता है, जम्मू कश्मीर में पिटता है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्नत राज्यों की श्रेणी में ये नहीं आ पाएगा। भारत की राजनीति में ऐसे गिने चुने नेता हैं जिनकी राजनीति की सिर्फ अवधि ही लंबी नहीं, बल्कि उनका प्रभाव क्षेत्र सब बहुत लंबा रहा है। हमारे साथ आज ऐसे ही एक मेहमान हैं, श्री केसी त्यागी जी, जो आपातकाल के पहले से लेकर आज तक राजनीति में एक बहुत मुखर आवाज रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वो फेजेस देखे राजनीति की, जिसकी अब सिर्फ चर्चा हम किताबों में करते हैं। आदरणीय केसी त्यागी जी बिहार के जदयू के साथ भी बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, पार्टी के महासचिव रहे, प्रवक्ता रहे, और अगर सही मायने में कहा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार, पथ प्रदर्शक रहे। आज हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं और उनसे बात करेंगे बिहार की। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक जीवन से, और मुझे लगता है आपके राजनीतिक जीवन शुरू तो थोड़ी पहली हुई, लेकिन मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण शायद जो पहली घटना रही होगी वो जेपी आंदोलन रही होगी। जेपी आंदोलन और मेरा राजनीति में विधिवत प्रवेश पॉलिटिकल पार्टी में जी लगभग एक जैसा है जी। चौधरी चरण सिंह मेरे नेता रहे और वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प की तलाश में थे, जो डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद लगभग कमजोर पड़ गया था। तो 9 अगस्त 1974 को उन्होंने भारतीय लोकदल बनाया जी। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे और जो कांग्रेस के विकल्प की तलाश में थे, वो उसमें शामिल हो गए जी। उसमें बीजू पटनायक जी जो उड़ीसा के बड़े नेता थे, वो शामिल हो गए। स्वतंत्रता पार्टी लेड बाय पीलू मोदी एंड गायत्री देवी ऑफ जयपुर, ये इसमें शामिल हो गए। उसमें आपको ताज्जुब होगा कि जनसंघ के जो अध्यक्ष रहे थे बलराज मधोक जी, वो शामिल हो गए। उसमें एमएल सोंधी थे जी, जो यहाँ से नई दिल्ली से एमपी थे, वो शामिल हो गए। देवीलाल जी उसमें आ गए, चांद राम जी उसमें आ गए, कुंभाराम जी उसमें आ गए, एंड अबो ऑल कर्पूरी ठाकुर, राज नारायण, राम सेवक यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब उसमें शामिल हो गए। और मैं विधिवत, हालांकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में पहले भी था जी, लेकिन मैं विधिवत लोक दल में 9 अगस्त 1974 को शामिल हुआ। और मेरे जो साथी मित्र थे, सतपाल मलिक थे, आरिफ मोहम्मद खान थे, मैं था,
और कई साथी थे जो नौजवान थे उस समय, वो इसमें शामिल हुए जी। तो उसी दौर में गुजरात से चल करके आंदोलन की लपट बिहार तक आने लगी। तो मेरा राजनीति में प्रवेश लोकदल में और जयप्रकाश जी के आंदोलन में कमोबेश उसका टाइम एक है। आपने बात की सर बिहार आंदोलन की, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। गुजरात से चल के बिहार आंदोलन की लपटें आती हैं बिहार तक, छात्र संघर्ष समिति बनती है उसकी, लालू जी अध्यक्ष बनते हैं उसके, नीतीश जी भी उसी में रहते हैं, और सब मिलके जेपी के पास जाते हैं कि आप इस मूवमेंट का उसको लीड करें। जेपी अपनी शर्तों पर कि अहिंसक रहेगा और अपनी जो भी उनकी शर्तें रहती हैं उन शर्तों पर तैयार होते हैं। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता है और फिर तब तक हाईकोर्ट का वो फैसला आता है जिसमें इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द की जाती है और फिर इमरजेंसी लगती है और संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू होता है। मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी के शायद बहुत तेरे ऐसे नेता रहे होंगे, आप खुद को भी बता रहे हैं, और बहुत, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी थोड़ा पहले इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शायद जेपी आंदोलन की ही एक तरह से पैदाइश रहे होंगे। वो जो पीढ़ी के नेता हैं, और खास करके जो बिहार यूपी में आप देखते हैं जो उस पीढ़ी से नेता हैं, उस समय क्या आपको, उस समय का जब आप याद करते हैं और एक चरित्र चित्रण याद करते हैं, तो क्या लगता है कौन कहाँ था? लालू जी थे, नीतीश जी थे उस समय? ऐसा कोई अगर आपसे पूछता तो शायद ये प्रेडिक्ट कर पाते कि लालू जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी उसके बाद उनको सक्सीड करेंगे, आपस में रंजिश होगी, क्या उस समय ऐसा कुछ भी आभास था? नहीं, अच्छा आपने पुरानी यादें ताज़ा की। मैं दो ऐतिहासिक घटनाओं का भी चश्मदीद हूँ जो आपके कार्यक्रम में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे राजनारायण जी। 1971 में उन्होंने मिसेस गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि श्रीमती गांधी ने कैसे भ्रष्ट तरीके अख्तियार करके चुनाव जीता है, और 12 जून 1975 को उसका नतीजा आता है कि उनको चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है और 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। हम कोई 200-250 यूथ हैं, पर्टिकुलरली सोशलिस्ट हैं, जो इंदिरा गांधी की कोठी की तरफ जाते हैं। और दिनकर जी की आज जो है पुण्यतिथि भी है, मेरे सामने उनका चित्र है। उनका ही एक था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जयप्रकाश जी के आंदोलन में 74 में भी ये नारा लगा था, हम जाते हैं। और इंदिरा जी का इस्तीफा मांगने के लिए तो वहाँ यूथ कांग्रेस के काफ़ी उपद्रवी लोग हैं, पुलिस है, और वो नारे लग रहे हैं जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के खिलाफ कि ही जे CIA एजेंट, और इंदिरा नहीं तो देश नहीं, वगैरह वगैरह। और हम लोगों की पुलिस भी पीटती है और यूथ कांग्रेस वाले भी। उसके बाद ये अंतिम दिन हैं आपातकाल से पहले के। फिर इंदिरा गांधी इंडिया गेट पर एक बड़ी भारी रैली करती है। बंसीलाल उस समय उनके बड़े करीबी थे, संजय गांधी के, और लाखों लाख लोग इकट्ठे होते हैं। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये कभी हिटलर के टाइम पे नारा लगा था वहाँ पर जर्मनी में। जयप्रकाश जी को दिल्ली बुलाया जाता है और 19 तारीख उनकी तय हो जाती है जून की कि रामलीला मैदान में मीटिंग होगी। वो कोलकाता में है। और ये वो दौर है, आजकल कई लोग आपातकाल, घोषित आपातकाल का जिक्र करते हैं। उस दिन कलकत्ता से कोई जहाज नहीं उठता है और जयप्रकाश जी की मीटिंग कैंसिल हो जाती है। फिर 25 जून को जयप्रकाश जी की रैली होती है रामलीला मैदान में। और मैं आपके चैनल पर बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उस मंच पर बैठने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। मदन लाल खुराना एक जनसंघ के नेता थे, वो उसका संचालन कर रहे थे, और लोकदल के प्रतिनिधि के साथ मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और जयप्रकाश जी का जो आखिरी संबोधन है वो मेरे कानों में आज भी गूंजता है कि ये इल्लीगल सरकार है, इसको कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है, लिहाजा इसके द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय और आदेश को आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसका इंटरप्रिटेशन मिसेस गांधी ने किया कि उन्होंने नौजवानों को बगावत के लिए उकसाया। और उसी रात को, तैयारी तो कई दिन से चल रही थी, उसी रात को आपातकाल की घोषणा होती है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सभाएं, आंदोलन, सब चीज़ पर बैन लग जाता है। और तो और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जो मेरे पिछवाड़े वाले मकान में रहते थे, चंद्रशेखर जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब कनाट पुलिस थाने में जेपी बंद हैं तो चंद्रशेखर जी पूछने के लिए जाते हैं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया है, तो SHO कहते हैं गिरफ्तार तो आप भी हैं।
2.5 लाख के करीब जो है सब लोग गिरफ्तार होते हैं। मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, राजनारायण समेत चंद्रशेखर जी, कोई नेता बचता नहीं है जो जेल में भी न जाता। और मुझे भी सौभाग्य मिला कम उम्र में ही इन नेताओं की संगत में इनका साथ देने का और जेल जाने का। जी। और आपातकाल की कहानियां तो खैर हम सभी ने सुनी है कि कितना एक दर्दनाक वो पूरा समय था, आप लोगों ने जिया है उसको। आते हैं 1977 पर, आपातकाल खत्म होता है, सरकारें बदलती हैं केंद्र में भी और कई राज्यों में भी। बिहार में भी सरकार बदलती है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी। और उसके बाद लेकिन जो सरकार बनती है बहुत स्थिर नहीं रह पाती है। केंद्र में भी 2 बार सरकारें बीच बीच में बदलती हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं और 80 तक वो भी डिसॉल्व हो जाती है। और कमोबेश यही हालत राज्य सरकारों में भी होती है, बिहार में भी होती है। कर्पूरी ठाकुर पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर रामसुंदर दास बनते हैं, और एक तरह से शायद वो डिसइल्यूजन हो जाता है और लगने लगता है कि कांग्रेस का ऑल्टरनेट संभव नहीं है। आपको लगता है कि ये क्या कारण रहे होंगे कि इतने विरोध और इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी एक सरकार जो बनती है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती है? नहीं, इंदिरा जी की जो अनडेमोक्रेटिक, फासिस्ट कहना पता नहीं, बहुत सख्त शब्द ना हो जाए, टेंडेंसीज जो थी उनके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने पहला आंदोलन गैर कांग्रेसवाद का शुरू किया था। उसमें कोई विचारधारा नहीं थी। लोहिया ऐसा मानते थे कि कांग्रेस पार्टी उन प्लेजेस को पूरा करने में नाकामयाब रही है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्री-47 किए गए थे। तो वो अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, वो JP नरेंद्र देव, मीनू मसानी वगैरह वगैरह। 67 में लोहिया का आंशिक सफलता मिलती है जब 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती, इंक्लूडिंग बिहार, जहाँ महामाया बाबू बनते हैं, कर्पूर जी डिप्टी सीएम बनते हैं। फिर जब दमन का दौर ज़्यादा होता है और इंदिरा गांधी अपनी पॉपुलरिटी के पीक पर है तो ये 75 to 77 होता है। लेकिन जनता के दबाव में हम लोगों ने जनता पार्टी तो बनाई, लेकिन ये संतरे की फांक की तरह से अलग अलग कलियों को समेटे हुई थी। पहले दिन से ही प्रधानमंत्री कौन बने उसी पे विवाद हो गया। हम लोग चौधरी चरण सिंह को चाहते थे, मोरारजी भाई सबसे सीनियर थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जगजीवन बाबू आए थे, अल्टीमेटली मोरारजी भाई बने और वो सरकार को ऐसे ही चलाना चाहते थे जैसे उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं उस पर अब सख्त टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता। और उन्हीं अंतर विरोधों के चलते वो टूट गई। बिहार का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ जो सामाजिक समीकरण है जिन्हें आप जातीय बोलते हो, वो बहुत उसकी गहराई बहुत गहरी थी। और शायद पहली बार कोई प्रभावशाली पिछड़ी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला था कर्पूरी ठाकुर। तो उनको आसानी से कैसे बनने दिया, तो सत्येंद्र बाबू उनके सामने खड़े हो जाते हैं जो मोरारजी भाई के बड़े करीबी हैं। और हमारा ध्रुवीकरण इतना तेज है कि हमारे एक बड़े रेस्पेक्टेड समाजवादी नेता थे, नाम लेना ठीक नहीं है, वो भी सत्येंद्र बाबू के साथ अपने जातीय मोह में चले गए थे। तो जो जाति को लेकर के आज भी बहस होती है, इसकी जड़ें इतनी पुरानी हैं, ये पीछा नहीं छोड़ती। और कर्पूरी ठाकुर बनते हैं और पहले दिन से ही कर्पूरी नो कर्पूरी, अगड़ा पिछड़ा, ये सब शुरू हो जाता है। उसी बीच में कर्पूरी ठाकुर एक ऐतिहासिक कार्य करते हैं। 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन बना हुआ था, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। और आप अप्रिशिएट करेंगे कि पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की जाती हैं, पहाड़ टूट जाता है। इसमें पिछड़ों के जो शक्तिशाली लोग हैं उनके भी कुछ नेता विरोध करते हैं और कर्पूरी जी के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव आता। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट हम सब लोगों को जानना चाहिए, कर्पूरी जी उस आरक्षण में 3% का आरक्षण महिलाओं के लिए और 3% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी करते हैं। और VP सिंह के समय जैसा हिंसात्मक और घृणात्मक वातावरण बना था, कर्पूरी जी के समय उस तरह का नहीं बन पाया था, क्योंकि ऊंची जाति के भी काफी नेता उनके साथ, कपिल देव बाबू थे और कई लोग थे। फिर उनकी सरकार चली जाती। बहुत अच्छा पॉइंट आपने लास्ट में लिया सर, और इसमें मैं आऊंगा थोड़ी देर में, चर्चा करना चाहूंगा। तो आते हैं 80 के दशक में, तो कांग्रेसी सरकारें रहीं केंद्र में भी, राज्यों में भी,
लेकिन 89 तक वो बदलाव की एक लहर चल पड़ी थी वीपी सिंह जी के ही नेतृत्व में, और आप भी सर पहली बार 89 में ही चुन के आते हैं। और मुझे लगता है उसी लोकसभा में लालू जी भी होंगे, नीतीश जी भी होंगे, रामविलास जी भी होंगे, शरद जी भी होंगे, करीब करीब सारे नेता होते हैं। और इन्हीं सब नेताओं में से बस कुछ ही महीनों बाद चुनाव होती है बिहार में 1990 में। जनता दल वहां भी जीत कर आती है। मुख्यमंत्री का चेहरा तब तक क्लियर नहीं होता है, लेकिन उन सब के बीच प्रतिद्वंदिता होती है। 3 प्रमुख चेहरे होते हैं, लालू जी, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा जी, और उसमें फाइनली लालू जी मुख्यमंत्री बनकर निकल आते हैं। क्या इस कहानी की कुछ यादें हैं सर आपको, और ऐसा कैसे हुआ? मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ जी। कर्पूरी जी की जब डेथ होती है तो विपक्षी दल जो है वो हमारा लोक दल है जी, जिसके नेता कर्पूरी जी, हम सब लोग जाते हैं उसमें, देवीलाल जी। इसी बीच में देवीलाल जी की भी इमरजेंसी होती है, ख़ास तौर से हरियाणा में 90 में से 85 सीटें उन्होंने जीती है, और कर्पूरी जी की उनकी मित्रता भी है। तो उस रात हम सब लोग रुक जाते हैं वहाँ पे, देवीलाल जी भी, कि नेता कौन हो। तो विनायक यादव जी आप जानते होंगे, वो थे, अनूपलाल यादव जी थे, बड़े बड़े कर्पूरी जी के साथ के नेता थे। लेकिन नीतीश कुमार और शरद यादव, ये लालू इनकी पसंद है। उस समय 11 यादव एमएलए हैं, मैं अंदर की बात आपको बोलता हूँ, और यादवों में जिसके साथ ज़्यादा यादव आ जाएंगे उसको बना दीजिए। तो 2 दिन हमें मैराथन एफर्ट्स करने पड़े लालू जी को चुनवाने में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नीतीश कुमार की उस समय सबसे महती भूमिका थी। उसके बाद वो बन गए और नेता प्रतिपक्ष बन गए, फिर 89 में लोकसभा में चुने गए, फिर लोकसभा के बाद चुनाव हुआ। लेकिन जो उनसे सीनियर नेता थे वो नहीं चाहते थे कि वो बने, और अगर रघुनाथ झा की उम्मीदवारी ना हो जी, तो शायद लालू जी ना जीत पाते। और भारत के इतिहास में आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा ये कि लालू जी जीत गए, नेता बन गए जनता पार्टी संसदीय दल के, लेकिन उनकी शपथ नहीं हुई। जब 1 हफ्ते तक उनकी शपथ नहीं हुई, चूंकि जो गवर्नर है वो उनकी पसंद का नहीं है या गवर्नर की पसंद के वो नहीं है, तब हम लोग धमकी देते हैं कि या तो 24 घंटे में उनकी शपथ हो, वरना राजभवन का घेराव करेंगे रूलिंग पार्टी के लोग ही। और वीपी सिंह प्रधानमंत्री हैं, तो तब जाकर के लालू जी की शपथ होती है जी। ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जी। और उसके बाद का इतिहास जो है वो कई तरह के अंतर विरोधों से भरा हुआ है। रामविलास जी की भी बड़ी भूमिका थी, चूँकि वो दलितों के बड़े नेता के रूप में कर्पूरी जी के बाद एमर्ज किए थे। शरद यादव जी दिल्ली में थे और बड़े नेताओं के विश्वास में थे, उनकी भी एक भूमिका रहती थी, और लालू जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर यहीं से शुरू होता है। उसी दौर में मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हो जाती जी। कर्पूरी जी समाज के अंदर विरोधों को उतनी तीव्रता के साथ उजागर नहीं करते जिस तरह से लालू जी करते जी, और उस लड़ाई को अगड़ा बना पिछड़ा भी बना देते हैं जानबूझ करके, और जो ऊंची जातियां हैं उसको एक अपमान के रूप में स्वीकार करके वो भी सड़क पर है जी। वो बिहार के दौर का आप पिछड़ों के सशक्तिकरण के साथ साथ वो नफरत का और वैमनस्य का दौर भी है जी। उसी में लालू जी की जो प्रसिद्धि है वो एक पिछड़े नेता के रूप में हो जाती है। अगर अपर कास्ट ने उतना तीव्रता के साथ विरोध ना किया होता मंडल कमीशन का लालू का, तो शायद लालू जी इतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। और पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, सड़कें बंद हैं, रेल बंद हैं, विद्यालय में, स्कूलों में, अस्पताल में, सब जगह विद्रोह फैला हुआ है जी। वो 5 साल लालू जी के इसी तरह के कटते हैं, लेकिन वो पिछड़ों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो पता नहीं घमंड शब्द ठीक है कि नहीं है, के लिए अहंकार उनके अंदर आ जाता है जी। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। एक तो सबसे पहले जो नीतीश जी की भूमिका थी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में, काफी वर्षों तक वो उसे नकारते रहे, लेकिन कुछ वर्षों पहले उन्होंने इस चीज को माना, स्वीकार किया, पहला। और दूसरा, एक मैं इनफैक्ट मुझे लगता है शंकरशन ठाकुर जी की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें कहते हैं, लालू एक तरफ तो खुद कहते हैं कि वीपी सिंह जी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए मैंने कहा, लेकिन ये कहीं वेरीफाइड नहीं होती। बिल्कुल। ये शरद यादव, रामविलास पासवान थे जी। वो भी किस्सा मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ जी। मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े नेता थे समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी जी के बाद।
और वो वीपी सिंह जी के खिलाफ थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। वो जनता दल में भी नहीं आना जनता पार्टी में भी नहीं आना चाहते थे। कर्पूरी जी हम सब लोग उनको लेकर के आए। वो वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं थे, वो देवीलाल जी के साथ थे, वी चंद्रशेखर जी के साथ थे। और वो हमारी तरफ आ जाएं, चंद्रशेखर के साथ ना चले जाए। जब जनता पार्टी में टूट होती है तो शरद यादव, रामविलास पासवान, हम सब लोग करते हैं कि अगर मंडल की रिकमेंडेशन से लागू हो जाएं तो मुलायम सिंह यादव नहीं छोड़ पाएंगे हमारा साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ दिया था। एक इसमें और बात आती है, खास करके जब हम नीतीश जी की जीवनी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थी तो नीतीश जी बहुत चाहते थे कि जो कर्पूरी जी वाला फॉर्मूला था, जिसे हम बिहार फॉर्मूला या कर्पूरी फॉर्मूला भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आरक्षण लागू हो ताकि पिछड़ों में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उनको उसका अधिकार मिले। कहते हैं कि इस पर लालू जी ने एक तरह से वीटो लगाया और कहा कि अगर हम उसे बांटते हैं तो पिछड़ों का जो हमारा कंसोलिडेशन है वो वीक पड़ जाएगा। और एक बारगी के लिए इस तर्क से शायद नीतीश जी थोड़े से शांत हो गए, उन्होंने इसे एक तरह से लालू जी का समर्थन दे दिया। लेकिन शरद यादव जी और रामविलास जी जिंदा नहीं हैं, इसलिए गवाह के तौर पर मैं किसे पेश करूं। लालू जी उस समय बिहार के सबसे बड़े नेता थे, पिछड़ों के बहुत लोकप्रिय नेता थे। लेकिन नीतीश कुमार जी भी अपनी व्यवस्थाएं और अपनी उस समय की राजनीति जानते थे। उनके मन में था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, लेकिन वो किसी सवाल पे अड़े हों ऐसा कोई सबूत उस समय का नहीं है। यद्यपि जब उनके हाथ में सत्ता आई तो कोटा विद इन कोटा उन्होंने किया। और अब जब जातिगत जनगणना हुई है उसमें बाकायदा डिक्लेयर करके उन्होंने कोटा विद इन कोटा किया है। केंद्र सरकार के पास रिकमेंडेशंस भी पड़ी हुई हैं रोहिणी कमीशन की, और नीतीश कुमार का, जेडीयू का और हमारे जैसे लोगों का लगातार दबाव है, फुलफिल द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, कर्पूरी जी ने जब कोटा विद इन कोटा किया था तो हमारे कुछ मित्रों ने कर्पूरी जी का नाम कपटी ठाकुर रख दिया। जी बिल्कुल, लालू जी कहते थे, ये तो पुस्तकों में, शंकरशन जी की पुस्तक में उन्होंने कहा है कि कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहते थे। आते हैं तो नीतीश जी लालू जी के एक बहुत साथी के तौर पर आप कहेंगे जब वो सरकार में आए, और शुरू में 1-2 वर्ष तक इनफैक्ट लालू जी भी एक तरह से ऐसे लगे क्योंकि वो एक ऐसे वर्ग से आते थे जो पिछड़ा वर्ग था, एक गरीब बैकग्राउंड से आते थे, संघर्ष करके आए थे, तो बहुत लोगों की उम्मीदें जगी थी कि ये व्यक्ति है जो हमारा दर्द समझ पाएगा और शायद वैसे कदम लेगा। शुरुआती कुछ उनके जो कार्यकलाप है देखे जाते हैं कि वो जैसे दलित बस्तियों में चले गए और दलित बच्चों को नहलाने लगे, कपड़ा पहना दिया, वो IAS IPS कितनों के ऊपर रेड करवाया उन्होंने सरकारी ऑफिसों में औचक निरीक्षण करवाने लगे। तो इस तरह की चीज़ों में शुरू में तो नीतीश जी बहुत साथ रहे, लेकिन बाद में लिखा जाता है कि उन्हें जब ये दिखने लगा कि लालू जी कास्ट को समाजवाद के प्रॉक्सी के रूप में यूज कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस डाले। और इनफैक्ट फिर से मैं वो कोट कर रहा हूं, लालू जी कहते हैं, जब नीतीश बात करते हैं गवर्नेंस की तो लालू जी कहते हैं कि क्या गवर्नेंस रटते रहते हो, गवर्नेंस से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता मिलती है वोट बैंक से। नीतीश जी सबसे पहला जो विद्रोह करते हैं और वो जो शायद पहला फांक होता है वो शायद बिहार भवन में होता है, जब नीतीश जी सरयू राय जी के साथ, ललन सिंह जी के साथ लालू जी से मिलने जाते हैं और उस कमरे में जो भी होता है उसके बाद उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, और उसके बाद नीतीश जी वो चिट्ठी लिखवाते हैं जो कुछ वर्षों पहले वो श्रीकांत जी उसकी कंपाइलेशन निकालते हैं। उस वाक्य के बारे में क्या कुछ है पता? वो सही कह रहे हैं, और वो अपमानित भी करने लगे थे अपने कुलीग्स को। जो किस्सा आपने बिहार भवन का सुनाया है वो भी सही है। और नीतीश जी के साथ साथ उन्होंने शरद यादव जी को कई अवसरों पर बेलिटिल करने का प्रयास किया। जनता दल के दफ्तर में शरद यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, और लालू जी को आभा मंडल में प्रेसिडेंट बना दिया था। तो उन्होंने शरद यादव जी को भी कहा कि हटिए ना। और जब 91 के चुनाव में वीपी सिंह जी जाते हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो बिहार के अंदर उनका सबसे बड़ा कद है लालू जी। वो नहीं चाहते कि वीपी सिंह जी भी चुनाव प्रचार करें जी। और एक जो होता है जो ग्लोरी को शेयर ना करने का जो कुछ नेताओं का या व्यक्तियों का एक मोह होता है, उस मोह में भी वो बंध गए। और 94 में आते आते नीतीश जी इतने डिसइल्यूजन्ड हो गए कि उनको खुद ही छोड़ना पड़ा। लेकिन उनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद उनके साथ रहे, इंक्लूडिंग जॉर्ज फर्नांडिस। हालांकि 95 के चुनाव में लोकसभा में भी उन्हें
ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई और विधानसभा में भी उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट। जी, मैं इस पे कोट करना चाहूँगा इनफैक्ट सर, और वो जो चिट्ठी लिखवाई थी नीतीश जी ने, उसमें वो लिखते हैं, एक उनका पैरा है कि जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी जी की गिरफ्तारी भी हुई, उसका सारा का सारा श्रेय आप खुद लेते रहे, जबकि रात भर बैठ के हम सभी लोगों ने मिलकर एक साथ इसकी प्लानिंग की थी और इसे डिसाइड किया था कि हमें कैसे करना है। जो मैं आपसे पहले कहा, मैं उसको पुनः दोहराना चाहता हूँ कि व्यक्तिवादी राजनीति के ये दोष होते हैं। और मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे 10-12 बड़े नेताओं के साथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी लेकर काम करने का मौका मिला है। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी देवीलाल, हेमवती नंदन बहुगुणा, उसके बाद वीपी सिंह जी, SR बोमई, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव और नीतीश कुमार जी। इसमें मैं कहूँ कि कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार सबसे कम व्यक्तिवादी थे, और शरद यादव भी। चौधरी चरण सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता थे, देवीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, और चंद्रशेखर जी, जितने भी नेता थे, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता था, ना चाहता हूँ, लेकिन कर्पूरी जी और नीतीश कुमार सबसे कम व्यक्तिवादी थे। जी जी, और जैसा आपने सही कहा, 1994 तक शायद उनका पेशेंस जवाब दे चुका था, और पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली होती है। इनफैक्ट शुरू में वो बहुत रिलक्टेंट रहते हैं कि एक जातीय रैली में, क्योंकि हमेशा से उनकी एक प्रिंसिपल रही है, और आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो खुद को एक जाति से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, जो बिहार में ज्यादातर लीडर्स करते रहे हैं। लेकिन वो बहुत एक तरह से वो कोक्स करने के बाद वो सोचते हैं कि वही वो मौका है जहां से विरोध का बिगुल फूटा जाए। देखिए, इन सब लोगों के साथ चूंकि मैं रहा हूँ जी, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा मैं वो विश्लेषण नहीं करना चाहता जी जी। लेकिन लोहिया की जो लीगेसी है और जयप्रकाश की जो लीगेसी है, उस पे अगर कोई चला है लोक लाज के साथ जी, वो नीतीश कुमार जी, जिसने जाति के भी बंधनों को उस तरह से कमजोर किया, जिसने कर्पूरी चरण सिंह भी मैं इसमें शामिल करूंगा, चूंकि करप्शन पर वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक किस्सा अगर मैंने, 2 किस्से अगर मैंने नहीं सुनाए तो नीतीश फिनोमिना कंप्लीट नहीं होगा। 2004 का चुनाव याद करो, फरवरी का, जब हम लड़े, बीजेपी लड़ी, रामविलास जी थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, लोक जनशक्ति पार्टी, और घोषणा कर दी थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके 28-29 एमएलए जीत करके आ गए थे, पॉलिटिकल वैक्यूम था। उसी बीच में उनके एमएलए टूट रहे थे। जॉर्ज फर्नांडीज ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई, जिसमें से 2-3 आदमी अभी भी जिंदा हैं, शरद यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, मैं और एक कोई और सज्जन है, हम सब लोग बैठे हुए। एक बड़ा नेता कहता है कि 21 एमएलए रामविलास जी के टूट के आ रहे हैं, थोड़ी सी धन की व्यवस्था की जाए, थोड़ा थोड़ा धन सब जुटाइए। तिल मिला करके नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं जी कि अगर इस सब के बाद ही मुझको मुख्यमंत्री बनना है तो मेरा आपको प्रणाम है, और वो मीटिंग से वॉकआउट कर जाते हैं। देश में मुझको लगता नहीं है कि कोई ऐसा नेता इतनी कम उम्र का इस तरह का काम कर सकता है। एक दूसरा, उतने ही बढ़िया और शानदार नेता थे सुशील मोदी जी। मेरे साथ एक बार वो विदेश यात्रा में थे, तो हम दोनों काफ़ी बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि त्यागी जी, ऐसा नेता हमारी पार्टी में बहुत कम है। एक पूंजीपति 2010 के चुनाव में 50 लाख रुपए इनको देना चाहता था। सुशील मोदी लेकर के उसको नीतीश जी के पास जाते, तो नीतीश जी ने कहा हमें काहे के लिए दे रहे हैं, सारा खर्चा तो बीजेपी कर रही है, जाकर इनके उनके हेडक्वार्टर में जमा कराइए, और वो पैसा लेने से इनकार कर लेते। मुझे याद नहीं है, चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने काम किया है, कर्पूरी जी के साथ मैंने काम किया है, जो ईमानदारी के सबसे बड़े प्रतीक थे, और नीतीश जी के साथ शायद कोई नेता ऐसी प्रतिबद्धताओं के साथ बना। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा दोनों के वर्किंग स्टाइल पे बात करेंगे सर। लालू जी का कहना है, जितनी भी क्रिटिसिज्म होती है उनके 15 वर्षों की, जंगल राज कहा जाता है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, अपहरण की बात हो, जातीय नरसंहार की बात हो, लेकिन एक जो काउंटर आर्गुमेंट उनकी तरफ से आता है वो है सामाजिक न्याय का, वो है आवाज देने का। और कई बार इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को सुना जाता है जैसे कि ये एक तरह से काउंटर है उसका।
आप कितना इससे वाकिफ रखते हैं कि ये जो 15 वर्ष थे ये सामाजिक न्याय का था, आवाज देने का था, और क्या जो ये सब हुआ उसको जब ये कोलैटरल डैमेज की तरह जस्टिफाई करते हैं तो आप इससे कितना वाकिफ रखते देखिए, हैं? प्रारंभिक दौर में तो रामविलास जी, मैं, शरद जी, नीतीश जी सब लालू जी के साथ थे जी। और उन पर जब वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से, वेस्टेड क्लासेस की तरफ से जब अटैक होते थे तो हम उनको डिफेंड करते थे। लेकिन मैंने पहले कहा कि अहंकार शायद बहुत, या सेल्फ सेंटर्ड बहुत ख़राब शब्द नहीं है, क्योंकि हमने साथ भी काम किया है। वो अहंकारी भी हो गए थे। वो समझते थे कि जो उनके आसपास के लोग हैं, साथी लोग हैं, कॉमरेड हैं, वो बोझ हैं उन पर। और उन्होंने, ये सही है कि प्रारंभिक दौर में बिहार में जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको जुबान देने का काम, उनको सम्मान देने का काम जो जनता पार्टी की सरकार के दौर में हुआ था लालू जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में एक अनूठा काम था। बिहार सबसे ज़्यादा सामंती प्रदेश रहा है, जहाँ पर लैंड रिफॉर्म भी कभी हुए नहीं यूपी की तरह से, और वहाँ बाकायदा फ्यूडल कास्ट और क्लासेस के हाथ में लंबे समय तक सत्ता रही। तो उस चक्र को तोड़ने का गरीबों में और इनमें जो दलित और महादलित हैं, इनमें चेतना जगाने का काम जरूर उसमें हुआ, और उसके मुखिया निसंदेह उस समय लालू जी थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, गुड गवर्नेंस से, एजुकेशन से, डेवलपमेंट से उनका परिचय नहीं था। ये उनके लिए फिजूल शब्द थे। जी। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, नीतीश कुमार कितना ध्यान रखते रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, हमें पता है जी। वुमेन एजुकेशन को लेकर के वो कितने प्रयत्नशील रहे हैं, हमें पता है जी। रोड कंस्ट्रक्शंस को लेकर के वो कैसा करते हैं। शराब जैसी जो सोशल इविल है जी। उस पर भी वो अपनी सरकार को दाव में लगाने में 1 मिनट करते हैं। जी। और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, देश का सबसे कम पैसे वाला मुख्यमंत्री, सबसे कम, वो नीतीश कुमार निकला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लालू जी का पूरा परिवार, राइटली या रॉन्गली, वो भी जनता दल की सरकार थी, HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, जब चारा घोटाले में उनकी पहली गिरफ्तारी होती है। तो कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को भी एक्यूज या एब्यूज नहीं कर सकती। और सामाजिक न्याय जंगल राज नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय अराजकता नहीं हो सकती, सामाजिक न्याय भ्रष्टाचार का दूसरा रूप नहीं हो सकता। और मैं अगर कहूं तो उन्होंने समाजवाद जो लोहिया और जेपी का था उसको गलत नाम देने का, खराब नाम देने का काम किया, तो अतिशयोक्ति नहीं। जी, बात करते हैं उसी दौरान की, 1996 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो लालू यादव मुख्यमंत्री भी होते हैं बिहार के और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं। और एक बारगी जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने वाली होती है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होते हैं, वो कहते हैं। और बिहार में एक तरह से ये एक फ्रेज चलता है, अब दिल्ली तो है बुलावे चढ़ैया करबा ना, कि अब ठीक है, अब तो बिहार तो आपका हो ही गया, अब तो दिल्ली पे चढ़ाई करनी बाकी है। तो लगता है कि लालू, जो उस समय के शायद 2-3 सबसे बड़े नेता देश के रहे होंगे, वहां पे पहुंच जाते हैं। और बस एक ही वर्ष बाद वो लगता है कि डाउनफॉल उनका शुरू होता है, चारा घोटाले में वो फंसते हैं। कई बार कहा जाता है कि चारा घोटाला की जांच की शुरुआत देवेगौड़ा जी ने करवाई, एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में। कई बार कहा जाता है कि आई.के. गुजराल जी ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जोगिंदर सिंह माने नहीं। कितनी सच्चाई है इन बातों में से? देखिए, शरद यादव जी जिंदा नहीं है इस समय, और मुलायम सिंह जी भी। शरद जी ने मुझे बताया, और कोई वजह नहीं है कि वो गलत कहेंगे, तीनों यादवों ने बैठ करके तय किया था कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं। जब ये हट जाते हैं, और वो भी अपनी गलती की वजह से, कांग्रेस पार्टी की मदद से देवेगौड़ा की सरकार चल रही है, तो क्यों वो जो बने बिहार के अध्यक्ष थे केसरी जी, उनसे क्यों पंगा लेते हैं बेवजह? खैर छोड़िए, वो मेरा विषय नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री पद का तय होता है, तो वाम मोर्चे की एकमात्र पसंद मुलायम सिंह यादव। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अगर लालू जी ने सबोटाज ना किया होता और शरद जी ने भी लालू जी का साथ ना दिया होता, तो शायद अगले प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी भी हो सकते थे। यद्यपि करुणानिधि और चंद्रबाबू नायडू सरीखे नेताओं को भी उकसाने का और उबारने का काम हमारे जनता दल के कुछ नेताओं ने किया था, लेकिन
लालू जी के नाम पर कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं था। उनके नाम पर कभी सर्वानुमति नहीं बन सकती थी। यद्यपि आरजेडी के सब आरजेडी नहीं, उसमें जेडी के सबसे ज्यादा एमपी थे। जी जी जी। और उसके बाद चारा घोटाले में वो फंसते हैं और जनता दल के ही जितने भी बड़े नेता होते हैं सब इस्तीफे की मांग करने लगते हैं लालू जी से। लालू जी इनकार कर देते हैं एक तरह से और फिर तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की अगले करीब 8 वर्षों तक 2005 तक तो सरकार रहती है। इस दौरान कांग्रेस भी उनके समर्थक में रहते हैं। बिहार में कांग्रेस साथ देते रहती है। बीच में एक बार जब लगातार नरसंहार होते हैं और वाजपेयी जी की सरकार बर्खास्त भी करती है राबड़ी जी को, तो कांग्रेस राज्यसभा में समर्थन देने से इनकार कर देती है। सरकार फिर से बची रहती है और कांग्रेस के 2300 एमएलए को सरकार में मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि जितनी शायद हम गलती लालू जी की और आरजेडी की माने, कांग्रेस की भी उतनी ही माने, क्योंकि वो आंखें मूंद कर देख रही थी जो हो रहा था बिहार में और समर्थन दे रही थी? देखिए, लालू जी ने एक और एंटी सोशलिस्ट एक्शन किया, जो जेपी और लोहिया की जो सांस्कृतिक विरासत थी हम लोगों के पास, वो था परिवारवाद का विरोध। डॉक्टर लोहिया क्यों फिर इंदिरा जी का विरोध कर रहे थे जी। तो राबड़ी देवी जी को बनाया जाना समाजवादी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है जी। और अगर वो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रही होती, आंदोलन की हिस्सा रही होती, तो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक वहां से फिर जनता दल टूटता है। एक से एक काबिल लोग थे जी। जिस समय ऊर्जा मंत्री हैं जी। बिहार के, वो सबसे काबिल मुख्यमंत्री साबित हुए होते। नीतीश जी चलिए अलग हो गए थे। खैर, एक तो लालू जी ने दूसरी बड़ी बदनामी ये की कि जो जनता हमें सत्ता देती है वो परिवार के लिए देती है, ना कि समाज के परिवर्तन के लिए, जिस सामाजिक न्याय के वो अपने आप को अलंबरदार मानते हैं। और आज तक भी इस कलंक से उनका छुटकारा नहीं हुआ है कि आरजेडी की सत्ता माने परिवार की सत्ता। और अब पैसे और सत्ता को लेकर के जिस तरह की बंदरबाट हो रही है, उसका स्वाभाविक नतीजा है। जी, मैं एक और आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति को कई बार एक तरह से देखा जाता है, बहुत माइनर डिफरेंसेस माने जाते हैं। दोनों राज्यों में करीब करीब समाजवादी सरकारें थी इस दौरान। दोनों राज्यों में जाति बहुत हावी रही है, सोशल स्ट्रक्चर्स मोटा मोटी एक प्रकार के रहे हैं। फिर भी बिहार में जिस प्रकार की जातीय हिंसा, जातीय सेनाएं और नरसंहार देखे गए, वो अप्रतिम है। वो पूरे देश में कभी नहीं हुआ, किसी काल में नहीं हुआ। कई लोग तो बताने पे विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे नरसंहार हो सकते थे। और 92 से 2000 तक में 59 नरसंहार हुए, जिसमें गांव के गांव साफ कर दिए जाते थे। दोनों तरफ से हुए। उसमें अगड़ी जाति के लोग भी मारे गए, दलित भी मारे गए, पिछड़े भी मारे गए। ऐसा क्या अंतर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिहार में ही सिर्फ हुआ, बंगाल में नहीं हुआ जहां नक्सलवाद का जन्म हुआ था? ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वो मुलायम सिंह यादव की पृष्ठभूमि और लालू यादव जी की पृष्ठभूमि है। लालू यादव जी कभी लोहिया जी के संपर्क में नहीं रहे। वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने और जेपी मूवमेंट में आ गए। मुलायम सिंह यादव जी को डॉक्टर लोहिया ने अपने हाथ से टिकट दिया था 67। वो कन्नौज से लड़ रहे थे, बाजू की सीट से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव गरीब परिवार के परिवेश से निकल करके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली कमिटेड सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, और ऊंची जात के जो बड़े नेता थे, अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर के और जनेश्वर मिश्रा तक, सबसे उनके सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। और मुख्यमंत्री होते हुए भी मैंने उनके साथ कई सभाओं में था, वो ऊंची जाति के लोगों से कहते थे कि जैसे आपने दलितों का आरक्षण स्वीकार किया है, आप पिछड़ों का भी आरक्षण जो है हमारी संख्या के हिसाब से स्वीकार कीजिए। वो हड़काते नहीं थे, वो धमकाते नहीं थे, वो ईर्ष्या पैदा नहीं करते थे, विद्वेष पैदा नहीं करते थे। वो करबद्ध प्रार्थना करके इन वर्गों के लिए इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, वो करते थे। वही कारण था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्वेष जात का नहीं फैल पाया। एक दूसरा, मुलायम सिंह यादव बहुत लोक लाज में जीते। रमाशंकर कौशिक, केसी त्यागी, सतपाल मलिक, जनेश्वर मिश्रा, कोई एक नेता नहीं था पिछड़ी जाति का जो बड़े पदाधिकारी ना हो। और वो उस आभा मंडल में बैठ करके अपने आप को सबके, कपिल देव जी चीफ जनरल सेक्रेटरी थे आपके बिहार के भूमिहार, तो वो संकीर्णता जो लालू जी में थी, अब वो कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, कौन सी सदियों के अपमान का बदला वो गरीब भूमिहार ब्राह्मण या ठाकुर से लेना चाहते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कभी उस
जातीय विद्वेष को हावी नहीं होने दिया। जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिया। और इनफैक्ट जो आपने पहले थोड़ी देर पहले कहा था उस पर भी आएंगे, कर्पूरी ठाकुर जी वाला एग्जाम्पल 78 वाला आते हैं थोड़े बाद में। और लगता है मुझे 15 वर्षों में एक तरह से बिहार हर एक मामले में, जहां 91 के बाद देश के बाकी सारे राज्य करीब करीब विकास की ओर बढ़ रहे थे, अपनी इकोनॉमी खोल रहे थे, लिबरलाइजेशन हो रहा था, इन 15 वर्षों में बिहार 1% से ग्रो करता है, देश का सबसे धीरे से ग्रो करने वाला। इनफैक्ट 97 से 2000 तक राज्य के 40% केंद्रीय अनुदान के पैसे वापस कर दिए जाते हैं क्योंकि खर्च नहीं हो पाते। तो 15 वर्षों में एक तरह से वो सारी जनता विक्षुब्ध हो जाती है। और 2005 की जो फरवरी की आपने बात की, एक जनादेश आता है जो लालू जी के विरोध में होता है, लेकिन सरकार नहीं बन पाती। नीतीश जी इनफैक्ट फिर सारे विधायकों को लेकर परेड भी करते हैं राष्ट्रपति के सामने, जब बूटा सिंह विधानसभा भंग कर देते हैं। फिर अक्टूबर में चुनाव होता है और एक बहुत क्लियर मैंडेट मिलता है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की का उस समय जो पद है, कोई भी उस पद पे रहना चाहता होगा, वो जैसा बिहार उनको मिला होगा। उस समय जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, कैसे देखते हैं आप? कब आपको लगा था कि इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या क्या कर पाएंगे? आपके कुछ थॉट्स रहे होंगे उस पॉइंट पे, आप उसको कैसे देखते हैं? आपने अच्छा प्रसंग किया और मैं एक रहस्योद्घाटन और आपके इससे करना चाहता हूँ। फरवरी में जब चुनाव होता है तो किसी को बहुमत नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एमएलए टूट करके हमारे साथ आ जाते हैं और हम मेजोरिटी में हो जाते हैं। और आडवाणी जी के नेतृत्व में हम राष्ट्रपति के पास जाते हैं एमएलए को लेकर के, हमारा बहुमत है, नीतीश जी को शपथ दिलाइए। लौट के पटना नहीं पहुंचते, उससे पहले बूटा सिंह विधानसभा भंग कर देते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी होती है और उसमें बूटा सिंह को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन 2 दिन के बाद राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब अपने पीए को बुलाते हैं और अपना इस्तीफा टाइप कराने के लिए कहते हैं। कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये खाली बूटा सिंह के लिए नहीं है, मेरे भी इस पर हस्ताक्षर है। ये जब पता लगता है, उस समय प्रधानमंत्री हैं शायद मनमोहन सिंह जी, है ना जी, वो पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपका इस्तीफा हो गया तो देश में अनार्की हो जाएगी। और वो अपने भाई को ये भी निर्देश देते हैं कि मेरा जो कमरा है घर पे उसको साफ करा देना, 2 दिन के बाद में वापिस आ रहा हूँ। कैसे छोटी छोटी जो चालाकियां राजनीति की हैं, कितने बड़े बड़े घटनाक्रमों को जन्म देती हैं, ये उसका उदाहरण जी। वो शायद रशिया में होते हैं और उनके कैंप कार्यालय में भेज के वहां पे साइन करवा लिया जाता है जी। और वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील होते हैं। और कल्पना करो अगर वो इस्तीफा देते तो क्या उस समय स्थिति देश में हुई होती। जी जी। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हाँ, उस पर भी मानना चाहता हूँ। उस शपथ ग्रहण समारोह में हम थे जी, और ऐसा वो एक उन्मादी वातावरण था कि जैसे जेल से हम आपातकाल में निकले थे, कमोबेश वो हमको वैसा ही लग रहा था। लेकिन जो आपने बिहार के विकास दर का बताया, बिहार उस समय भी पिछड़ा था जब लालू जी थे, जब शेरी बाबू थे तब भी पिछड़ा था, जब नीतीश कुमार जी तब भी पिछड़ा था। और जो पिछड़ापन है उसका दूर ना होने का एक बड़ा कारण हुआ वहाँ उद्योगों का प्रारंभिक दिनों में ज़्यादा ना लगना या फिर उनका वहाँ से भाग जाना। जब बिहार का बंटवारा होता है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितने कायदे के शहर हैं, चाहे रांची है, चाहे जमशेदपुर है, चाहे टाटा नगर, जो भी हैं, सब चले जाते हैं। जितनी माइन से चली जाती हैं, जितने खदानें सब चले जाते हैं, जितनी इंस्टीट्यूशन से सब चले जाती हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा गरीब और बेरोजगारी रहती है। मैं उस रैली का भी गवाह हूँ जो दिल्ली में नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए की थी। उसके बाद हम शरद यादव और अपने वशिष्ठ नारायण सिंह जाके पीएम से मिलते हैं और रघुराम राजन की कमेटी की बना देते हैं और उसकी रिकमेंडेशन है कि टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा माने 90% केंद्र का और 10% राज्य का, तो बिहार में अपने आप ही रोजगार की और इसकी होती। हमें अच्छा नहीं लगता है जब हमारा बिहारी सबसे ज़्यादा मेहनत करके बंगाल में भी पिटता है, बिहार में भी पिटता है, वो पंजाब में भी पिटता है, जम्मू कश्मीर में पिटता है। हालांकि अब बिहारी होना अपमान की बात नहीं थी, लेकिन मुझे वो भी दौर याद है, कट बिहारी कहीं का जी, ये एक अपमानजनक संबोधन था। मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में कम से कम हम उस आपदा से तो निकले जी। लेकिन जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा
उन्नत राज्यों की श्रेणी में ये नहीं आ पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। और इनफैक्ट मुझे याद है, मैं 2004 में पहली बार दिल्ली आया था IIT JEE की कोचिंग करने, और कुछ इसी प्रकार का अनुभव हमारा था। DTC के बसों में हम लोग जाते थे कोचिंग को, और कोई भी कंडक्टर या ड्राइवर अगर आप गलत तरीके से उतर रहे हैं बस से, तो चिल्ला देता था, ओए बिहारी है क्या, या सामने से अगर क्रॉस कर गए तो वो दिन तो खैर अपने में। मैं उस पर थोड़ा वर्किंग स्टाइल पे भी आना चाहूंगा, नीतीश जी के, लालू जी की। नीतीश जी जब सरकार में आते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो कहते हैं कि मुझे एक एबल ब्यूरोक्रेट्स की एक तगड़ी टीम बनानी है। और पता चलता है कि जितने भी अच्छे ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सारे सेंट्रल डिप्यूटेशन पे दिल्ली जा चुके हैं, या बंटवारे के बाद झारखंड जा चुके हैं, तो काम करने वाले कोई बचे नहीं है। कई बार इस पे भी अलग अलग थियरीज है। कई ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि लालू जी का जो व्यवहार था उनके प्रति, और ये बहुत सारे रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं। मैं इनफैक्ट एक बुक टॉक में आदरणीय राम बहादुर राय जी के साथ JNU में था, और मेरी पुस्तक पर चर्चा थी, और उन्होंने कहा कि आपने पुस्तक में ये क्यों नहीं लिखा कि वो मुकुंद प्रसाद से खैनी ठुकवाते थे लालू जी। नहीं, वो जो पीक दान होता है उसको लेकर के भी कई IAS अफसर जी उनके पीक दान में थूकने का इंतजार करते थे कि हमारे वाले में जाए। हमारे वाले में IAS अफसर्स को उस दौर में भी देखा है। जी। और उसी का परिणाम था कि IAS ऑफिसर्स बिहार में काम नहीं करना चाहते थे। और फिर नीतीश जी आते हैं और एक नई टीम खड़ी करते हैं, और उसमें बहुत सारे अफसर होते हैं। अफजल अमानुल्लाह होते हैं, अभ्यानंद जी होते हैं, प्रत्यय अमृत होते हैं, ऐसे कई सारे अफसर होते हैं। और मुझे लगता है पहली चोट वो जो करते हैं, जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो ये करते हैं कि जो दागी इम्पीली MLA हैं, वो किसी के भी पार्टी के हों, उनको स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। आपको ये आज हाइंडसाइट में तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। शुरुआत में आपको लगा था कि प्रैक्टिकल हो पाएगा बिहार में अपनी पार्टी इस के? मामले में नीतीश कुमार किसी की सुनते नहीं थे। वो अपने पार्टी के जो महत्वपूर्ण MLA MP हैं, उनके करीबी हैं, उनकी भी सिफारिश नहीं सुनते थे। मैंने उनके बहुत करीबियों को उनसे निराश और दुखी हालत में देखा है। एक तो कोई पैसे संबंधी कोई काम कराने जाएगा, ही विल से बिग नो, नहीं हम नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने कई MPs को, MLAs को, मिनिस्टर्स को देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उसने कहा कि अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा है तो आप चीफ सेक्रेटरी जाके कहिए, हमसे कहा कि नहीं कह रहे, हम तो पॉलिटिकल आदमी भी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनका है। और इतिहास गवाह है कि उनके संरक्षण काल में, उनके कार्यकाल में ऐसे किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिला जिसके साथ उनका नाम गलती से भी कभी जुड़ा। ये कोई मामूली घटना नहीं है। जाने अनजाने में हमारे जैसे लोगों से भी कई तरह के चिट्ठियां लोग लिखवा के ले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से किसी की हिम्मत नहीं है कि फेवर की चिट्ठी लिखवा के ले जा। लेकिन नीतीश कुमार इस जमाने के लिए नहीं बने थे। ही वॉज मेड फॉर अदर वर्ल्ड। और उसमें उनके आसपास के लोग नाराज होते रहे। अब उनके साथ जो राज्यसभा में थे, मैं सोचता हूँ कई बार, शिवानंद जी हैं, उनके सीनियर भी थे, NK सिंह जी हैं, साहनी थे, वो अपने मुस्लिम MP थे, है ना जी, अपने RCP सिंह जी थे, मैं या एक दो लोग और हैं जो उनके साथ हैं। बाकी उनसे सब नाराज या निराश है, जो भी है वो क्या अलग हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश असल में ये जो आजकल जो फेवरिज्म की जो पॉलिटिक्स चली है, उसमें MLA MPs पर दबाव होता है, अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी मासेस का, गलत सलत जो भी हो। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, देवीलाल एक ऐसे नेता थे, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं हो सकते जी। वो अपने कार्यकर्ता का हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। कार्यकर्ता इतने प्रसन्न उनसे रहते थे जी, जितने नीतीश कुमार से नहीं रहते जी। और दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे पहले वो कदम उठाते हैं एक प्रकार से, और जिसमें समाजवाद झलकता है जिन कदमों में, सबसे पहले OBC का बाइफर्केशन करते हैं। OBC EBC में देश के, मुझे लगता है सबसे अग्रिम राज्यों में ही था जहां OBC EBC का बाइफर्केशन हुआ। फिर तो बहुत सारे राज्यों ने किया, और वो एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट होके आता है। दलित महादलित का कर दिया, दलित महादलित का कर दिया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया, वो साइकिल देना, पोशाक देना स्कूल की बच्चियों को, ताकि वो ज्यादा कक्षाओं तक पढ़ें, देर से शादी हो, फर्टिलिटी रेट गिरे। जब इन सारे कदमों को आप देखते हैं तो इसमें समाजवाद की झलक ज्यादा देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। मुझको तो नीतीश कुमार सिर्फ इसीलिए अच्छा लगता है कि लोहिया ने जो सपने देखे थे, कर्पूरी जैसा समाज बनाना चाहता था, चरण सिंह जैसी कल्पना करती थी राज्य प्रशासन की चलाने की, वो मेरे जितने साथी हैं, ऑल माई 11 रेस्पेक्ट टू देम, नीतीश इज बेस्ट।
कोई इसमें डाउट नहीं। मैं किसी को कम करके नहीं आंकता हूँ, लेकिन नीतीश बेरहम किस्म का समाजवादी है। ये बड़ा अच्छा फ्रेज आपने बोला सर। बेरहम। और सुनो, आज जब समाजवाद पूरे विश्व के मंच पर अपने अवसान की तरफ, सोशलिस्ट होना कोई, जब मैं सोशलिस्ट बना था, इट वाज ए प्रिविलेज। करेक्ट। आज कोई प्रिविलेज नहीं है। तब उस धारा को, उस परंपरा को सम्मान के साथ जीने का काम नीतीश कुमार ने किया था। इसलिए एज ए फेनेटिक सोशलिस्ट आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट जी। मुझे नीतीश कुमार इसलिए सबसे अच्छा लगता है कि उसने लोहिया की, जेपी की, कर्पूरी की, चरण सिंह की जो विरासत थी उसको कैरी किया। वरना आज की तारीख में इंडियन पॉलिटिक्स में, ये तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में समाजवाद इज नॉट ए गुड स्लोगन। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम होता है, सड़क, बिजली, पानी पे भी बहुत काम होता है। इसके बाद आते हैं सर 2013 के आसपास, जब नीतीश जी अलग होने का फैसला लेते हैं इंडिया के साथ करीब करीब 18 वर्षों तक रहने के बाद। और वो फैसले के बाद एक बारगी वो बहुत ही हिचकिचाहट के साथ, शायद अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने पुराने चिर प्रतिद्वंदी आरजेडी के साथ जाते हैं। लेकिन शायद कुछ वर्षों में लगता है कि वो सही तालमेल नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? और फिर कई बार उनकी आलोचना इस चीज के लिए जरूर की जाती है, आपने जो चीजें कही उससे हर कोई वाकिफ रखेगा, लेकिन ये वाली आलोचना जिन्होंने पाले बदले, उसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश के साथ एक अच्छा पक्ष है, उनकी आलोचना करके भी उनके साथ रह सकते हैं। वरना क्षेत्रीय दलों के जो सर्वमान्य नेता हैं, उनकी आलोचना करके आप प्रदेश में भी रह पाएंगे? नहीं रह पाते जी। ये भी डाउटफुल है जी। मैं और शरद यादव उस समय जनता दल में, ये भी हमारे साथ थे, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, ये भी थे। हम इनके जनता दल छोड़ने से बहुत नाराज थे, क्योंकि 6 दिसंबर 1982 की घटना के बाद हम मानते थे कि किसी भी सेकुलर आदमी को बीजेपी के आसपास नहीं होना चाहिए, तो हमको वो अच्छा नहीं लगा था। नंबर 1। नंबर 2, 2012-13 में जब वो बीजेपी से अलग हुए, वो भी शरद यादव को और मुझको अच्छा नहीं लगा था। हमने मित्रता में, मजबूरी में, कुछ भी समझिए, इनका साथ दिया था, चूंकि अल्टीमेटली फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ा था। एक तो जो गैर कांग्रेसवाद था वो हमारी नसों में था जी। उसको लोहिया ने पैदा किया, कर्पूरी ने सींचा, चरण सिंह ने बढ़ाया जी, तो वो भी हमको अच्छा लगा। लेकिन नीतीश कुमार से बच्चा कोई नहीं है, इसलिए शरद यादव हो और हम लगे रहे। बाद के दिनों में जब वो फिर बीजेपी के साथ आते हैं, तो मेरे सामने यक्ष प्रश्न है कि शरद जो हैं वो जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार दोबारा वापस जा रहे हैं। एक फैसला ये है 25-30 साल में, जब मैं शरद यादव से अलग होकर नीतीश कुमार के साथ होता हूँ, कि रोज रोज का अच्छा नहीं है। लेकिन ये भारतीय राजनीति की तराज से, उसमें नीतीश को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। कौन नेता है, कौन पार्टी है जो पलटू राम नहीं है? हम रोज अपने अलाइज बदलते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी मित्र पार्टी है, कभी वो मुफ्ती की पार्टी के साथ हो जाती है वहाँ पर, कभी वो अब्दुल्ला की पार्टी के साथ हो जाती है, कभी अकालियों के साथ हो जाते हैं, कभी उनके खिलाफ हो जाते हैं, कभी बसपा के साथ हो जाते हैं, कभी उनके खिलाफ। तो सभी दलों का, कांग्रेस पार्टी का तो खैर इतिहास ही है। जिस शिवसेना का बाल ठाकरे ने पैदा किया था कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी उसी के साथ है। लिहाजा वो वैचारिक कम है, व्यक्ति ज्यादा है जी। सर, जिस समय नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है और लालू जी वहां पे रेल मंत्री बनते हैं। दो तरह के चीजें उसकी नैरेटिव बनी है। एक तो सबसे पहला बना कि लालू जी ने रेलवे को टर्न अराउंड कर दिया, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया। हालांकि बाद में 2009 में सीएजी की रिपोर्ट भी आती है जिसमें कहा जाता है कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन के वो पैरामीटर्स में चेंज ज्यादा है, कोई प्रॉफिट्स उसमें है नहीं। लेकिन दूसरा एक जो मुद्दा जो उनका साथ आज भी नहीं छोड़ रहा है, वो है लैंड फॉर जॉब्स, कि उन्होंने रेलवे मंत्री रहते हुए, इनफैक्ट आपने सुशील कुमार मोदी जी की बात की थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है लालू लीला, और उसमें तो उन्होंने एक एक जमीन के टुकड़े के लोकेशन से लेके, उसके साइज से लेके, किसने किसको कितने पैसे दिए, कहाँ ट्रांसफर हुआ, उन्होंने पूरी लिस्ट ही लिख दी। और वो लिखते हैं कि करीब 141 ऐसे जमीन के टुकड़े हैं जो लालू जी की परिवार को ट्रांसफर किया गया है। उसमें से कई बीपीएल परिवार थे जिन्होंने ट्रांसफर किया। उसमें कांति सिंह जी थी, मंत्री बनने के लिए उन्होंने अपना जमीन दिया। रघुनाथ झा थे, उन्होंने मंत्री बनने के लिए दिया। एक बार जब फॉर्डर स्कैम में कोई व्यक्ति फंस जाता है
उन्हें दिख रहा होता है कि वो अब जेल जाने की कगार पर हैं, उसके बाद भी जब कोई मंत्री बनता है तो बजाय इसके कि मैं 15 सालों के बाद इतने अब गलत नैरेटिव में आ चुका हूं तो एक बार मेरे पास मौका है उस चीज को बदलने का, फिर से लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंस जाते हैं और अब उनका पूरा परिवार फंस जाता है, ना सिर्फ वो फंसते। कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारी कल्पना से बाहर है जी। नहीं, हमारी कल्पना से बाहर है। जब हम एक कमिटेड सोशलिस्ट वर्कर के रूप में हम जब बड़े हो रहे थे, पल रहे थे, तो उसमें लोहिया का, जेपी का, चौधरी चरण सिंह मेरे नेता थे। वो प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, 40 साल मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। दिल्ली में, लखनऊ में, गाजियाबाद में उन पर मकान नहीं है आज भी। नीतीश कुमार, मैं और शरद यादव 8-8 लाख रुपए का एक एमपीज की कॉलोनी बनी है, एमपी एक्स एमपीज की। उसके अलावा नीतीश कुमार पे दूसरा दिल्ली में ठिकाना नहीं। और मैं किसी के एसेट्स बिहार के नेताओं के गिनवा करके व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। तो नीतीश कुमार जिस लोक लाज में जिया है, शरद यादव का भी ऐसे ही। जी। कर्पूरी जी जब मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनके खाते में 3-4 हजार रुपए जी, एक बक्सा। और हमें शर्म लगती थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ के क्या कहेंगे। और अब तो बेशर्मी की इंतहा है, कुछ भी आरोप लगाते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। आज सवाल उठता है उनके बेटे वाला राजनीति में आने का। नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी भी आदमी को किसी भी पद पर, छोड़िए बैठाने की बात, किसी की हिम्मत नहीं थी रिश्तेदार परिवार के उनके कमरे में घुस जाए जब वो फैसले ले रहे। तो वो उन मर्यादाओं में जीना था। लोहिया ये सीखा गया। लोहिया 48 में क्यों कांग्रेस से अलग हुआ था? जयप्रकाश जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, विच वाज ए प्रिविलेज्ड। नरेंद्र देव 2 यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। जवाहरलाल उनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, लेकिन इनको जवाहरलाल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का संचालन कमोबेश अंग्रेजों जैसा लगा। उन्होंने 48 में छोड़ दी। अफसोस ये है, मैं पिछले दिनों मुझको आरएसएस के जो प्रमुख थे भागवत जी, उनके कार्यक्रम में गया। शाम को मुझे किसी टीवी चैनल ने बोला कि आप क्यों गए? तो मैंने कहा सीखिए आप, 100 साल की आरएसएस है, 0 से शुरू हुई और यहाँ पहुंच गई। 90 साल के हम भी हैं और कोई कम प्रखर नेता नहीं थे। हम कहाँ हैं आज? 101 साल की कम्युनिस्ट पार्टी है, केरला छोड़ दो, देश में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। 150 साल की कांग्रेस पार्टी है, अपने न्यूनतम स्कोर पर है। उन्होंने भाई मेहनत की, उनके कार्यकर्ताओं ने, वहां पहुंच गए। वैचारिक तौर पर हमारी कई तरह की असहमति संघ से, बीजेपी से हो सकती है, लेकिन उनसे ये सबक नहीं सीखेंगे आप। हम तीसरे महीने पार्टी तोड़ते थे, व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा थी जो संघ परिवार में नहीं है। राष्ट्र प्रथम है, हमारे व्यक्ति प्रथम है। हम दिल्ली में जयप्रकाश या लोहिया के नाम पे दफ्तर का नाम नहीं रखते। आरजेडी के दफ्तर का नाम राबड़ी देवी मुख्यालय होता है। शेम। तो समाजवादी आंदोलन की इन्हीं विकृतियों ने यहां ला दिया, इसलिए मुझको नीतीश कुमार फरिश्ता लगता है जी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कमिटेड सोशलिस्ट वर्कर इन प्रसिद्धियों पर पहुंचेगा। जी, कई बार कई लोग नीतीश जी को भारत का आखिरी समाजवादी नेता भी कहते हैं। वैसे कई जो युवा नेता हैं आजकल के, खासतौर पर जैसे लालू जी के बेटे, मैं इधर स्पीचेस सुनता हूं तो मुझे लगता है स्पीच में 10 बार वो समाजवाद शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। दुरुपयोग जरूर करते हैं। अब कितना समाजवाद है नहीं है पता नहीं। अब उन्हीं के परिवार में हम लोगों ने देखा है क्या क्या हुआ, उस पर नहीं भी जाते हैं। लेकिन लालू जी ने पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर अपने बेटे को अब मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए। दूसरी तरफ नीतीश जी हैं, वो कई बार कई कोनों से ये सिफारिश आने के बाद भी कि आप निशांत जी को पार्टी में लाइए, अपने बेटे को लाइए, उन्होंने हर मौके पर कहा है कि परिवार से कोई नहीं आएगा। एक भारतीय राजनीति की मजबूरी देखी जाती है सर कि वो पार्टियां जो अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में नहीं लाते हैं वो शायद सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये है, ठीक बात है आपकी। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं और प्रैक्टिकलिटी के तौर पर देखते हैं, आदर्श भी और प्रैक्टिकलिटी भी और एक पूरे स्पेक्ट्रम के तौर पर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि जदयू का भी एक भविष्य होना है और जिसमें नीतीश कुमार जी आज नहीं तो कल कभी उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो कैसे आप भविष्य देखते हैं उस सेंस में? देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं वो पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ साथ उस नेता की आभा मंडल के केंद्र बिंदु के साथ भी चलते हैं।
चाहे करुणानिधि हों, चाहे बाल ठाकरे हों, चाहे चंद्रबाबू हों या उनके रामाराव जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, लालू जी हों, चौधरी देवीलाल जी हमारे नेता वो रहे हों, और भी कई राज्यों में। बिल्कुल। इसमें अपवाद काशीराम जी भी हैं, इसमें कर्पूरी जी भी, कई लोग अपवाद भी हैं। लेकिन अब जिस तरह का दौर हुआ है, इसमें धन भी आ गया है और पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं कि धन की देखभाल भी उनके परिवार के लोग ही करें। उन्हें कोषाध्यक्षों पे विश्वास नहीं है जी। सत्ता के साथ साथ धन भी है इसमें। तो नीतीश कुमार पे तो गरीब पे धन भी नहीं और तो माला माल है। जी जी। हमारी पार्टी को सबसे कम चंदा मिला, डू यू नो? नहीं। हाँ, जेडीयू को जितनी भी रीजनल आउटफिट हैं उनमें सबसे कम चंदा मिला, और एक ऐसी रीजनल पार्टी भी है जिसको 350-400 करोड़ रुपए चंदा मिला। ममता दी की पार्टी को, है ममता दी की पार्टी को। डॉट 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 जी। तो सर, चुनाव बस आने ही वाले हैं, सर पर ही हैं 2025 के, और आप बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं। उन सब को देखते हुए एक तो सबसे पहले अगर हम लालू जी की पार्टी देखें, अभी तक तो लालू जी की ही है, आरजेडी को अगर देखें, जो स्टार्ट हुई थी एक पिछड़ों, दलितों, वंचितों की पार्टी से, और वो होते होते एक प्रकार से यादवों की और थोड़े मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। उसको एक प्रकार से तेजस्वी कहते हैं कि हम A to Z पार्टी बनाएंगे। लेकिन वही तेजस्वी जब सिवान में जाते हैं तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। उन्हीं तेजस्वी जी के जो एक दो एमएलएज हैं, नेता हैं, अशोक महतो आते हैं, वो फिर से वो भूरा बाल साफ करो वाले फ्रेजेस देते हैं। उनके दूसरे नेता इस प्रकार की बातें करते हैं और ये कभी कंडेम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद चुनाव के पहले वो A to Z करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते लगने लगता है कि अपने कोर पे सीमित होना ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी अपना जो ये चरित्र है उससे बाहर आती हुई दिखती है आपको वो नहीं, अब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। देखिए हमारे टाइम पे वो चित्र देखिए, डेरी ऑन सोन का है जी, जी। इसमें चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं जी। और रविराज जी हमारे स्पीकर हैं। वाह। मैं बैठा हूँ, जयप्रकाश यादव बैठे हैं, जी। इसमें शरद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। ट्रेनिंग कैंप चल रहा है डेरी ऑन सोन का। ये है 1980 का। कोई डेरी ऑन सोन की तरह का कोई कैंप चल रहा क्या? हमारे टाइम पे कैंप लगते थे। हमारे टाइम पे सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म, जितने भी फ्रेजेस हैं, सब पर 2-2, 3-3 दिन बहस होती थी। क्या आप समझते हैं कि ऑल माई लव टू तेजस्वी यादव वो किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से 5-10 मिनट बोलना चाह सकते हैं? जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो मार्क्सिस्ट मूवमेंट से शुरू हुआ था। जी, बिल्कुल। 1917 की जो मार्क्स की क्रांति थी, लेनिन की, और जेपी भी और नरेंद्र देव भी, मीनू मसानी भी, सब ये मार्क्सिस्ट थे। लोहिया उस तरह के मार्क्सिस्ट नहीं थे। बाद में इन्होंने मार्क्सिज्म को कंडेम करके डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बने। क्या ये फ्रेजेस उसकी बातचीत का हिस्सा हैं? जी। इसलिए मैं बिल्कुल टोटली निराश हूँ। ये ज़्यादातर ये प्राइवेट लिमिटेड हैं, परिवार की पार्टियां हैं, टू प्रोटेक्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, दैट्स ऑल। जी। कांग्रेस की बात करते हैं सर। देश की तो प्रमुख विपक्षी दल है, बिहार में कहेंगे तो चौथे नंबर की पार्टी है, सारे लेफ्ट को मिला दिए जाए तो 5वें नंबर की हो जाएगी इनफैक्ट। और कांग्रेस में कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सबको पता है, लेकिन उसको सॉल्व करने को तो कोई तैयार नहीं है, और वो प्रॉब्लम है उसके लीडरशिप का। कैसा देखते हैं कांग्रेस का देश में भी और बिहार में भी? किसी भी प्रकार से इस अवसान को रुकते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ भी, लेकिन ये डाउनवर्ड ही जाएगा? देखिए, एक आने वाले समय में एक और दिक्कत आने वाली है इंडियन पॉलिटिक्स में, कांग्रेस पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी पहले सरवाइव कैसे किया जाए इसकी राजनीति कर रही थी, कि वो 40 एमपीज की पार्टी थी। वो सपा पे डिपेंड करती थी, वो एनसीपी पे डिपेंड करती थी, आरजेडी पे करती थी, ममता दीदी की पार्टी पे करती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। राहुल गांधी की यात्राओं में, तथाकथित यात्राओं में जो उनको लगता भीड़ आई है, अब वो कह रहे हैं हमें कांग्रेस का रिवाइवल करना है। जी। सर्वाइवल नहीं, रिवाइवल। रिवाइवल कैसे हो? समाजवादी आंदोलन के दौरान पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट हम लोगों ने कांग्रेस से छीना था, ये कह करके कि इन वर्गों के लिए इसकी वफादारी नहीं है। जी।
और हम इसके होल कस्टोडियन बन गए जी। चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, या और भी कई जगहों पर। ऐसी किसानों का हुआ हरियाणा में, पंजाब में जी। अब राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का जो द्वंद्व बिहार में क्या है, वो कहते हैं वो वर्ग अब हमारे साथ जी, वो समूह अब हमारे साथ जी। और वो दिन दूर नहीं है व्हेन देयर विल बी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस इन बिहार एंड कांग्रेस वर्सेस एसपी इन उत्तर प्रदेश। जी। ये अभी आपको लग रहा है लास्ट चुनाव है जब साथ लड़ेंगे जी। अब उन्होंने 1944 में कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी पटना में, अब हो रही है तो रिवाइवल के लिए हो रही है, सर्वाइवल के लिए नहीं हो रही है। उनको अब ये है आरजेडी डिकेइंग फोर्स है, इसलिए हम हैं आरजेडी के जो वर्ग चरित्र है या जो उसका मांस बेस है उसके असली मालिक हम। और वो इतना तेजस्वी को तैयार भी नहीं हो रहे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए। हाँ, नहीं हो रही। सबसे ज्यादा उसका कारण यही है जी। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो एमवाई समीकरण के पहले भी थे, अब भी आगे भी रहेंगे जी। कांग्रेस पार्टी उसका एक्सपेंशन करना चाहती है। एक्सपेंशन में सबसे बड़ी बाधा जो है तेजस्वी यादव, लिहाजा सर्वाइवल और रिवाइवल एक साथ हो नहीं सकता। सर, एक और मुद्दा है जो आजकल देश में काफी गूंज रहा है और जिसकी पृष्ठभूमि बिहार से ही शुरू हुई है, बिहार चुनावों के कारण, वो है पहले एसआईआर और फिर बाद में वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी पूरे देश में पहले तो उन्होंने बिहार में एक बहुत बड़ी यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काफी सारे आरोप लगा रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से भारत का जो लोकतंत्र है और जो चुनाव हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं और इसलिए जो सरकारें चुन के आ रही हैं वो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। किस तरह से देखते हैं हम पूरे इस वाक्य को? देखिए, चुनाव आयोग पर उनका हमला है, उनसे शिकायतें किसी भी राजनीतिक दल को हो सकती और चुनाव आयोग के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ उसको आंसरेबल भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। जो शक शुबा है विपक्षी दल का उसे दूर करना चाहिए। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूँ, जब मैं राज्यसभा में था तो मेरे बाजू वाली सीट पर मिस्टर MS गिल नाम के भी सज्जन थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी के MP थे। तीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। तो क्या मैं मानूं उस समय उनकी तटस्थता बेईमानी थी? ना। एक दूसरा, जब तक EVM नहीं आई थी आपके बिहार से लेकर मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो मजबूत समूह थे समाज के वो पूरा का पूरा बूथ कैप्चर करते थे। बिल्कुल। और हम लोगों कई बार समाजवादी पार्टी का जो जन आधार था वो पिछड़े अति पिछड़ों का था और कांग्रेस पार्टी का जन आधार शक्तिशाली समूह का था, तब बूथ कैप्चर होते थे। फिर EVM आई तो बूथ कैप्चरिंग रुक गई। अब बहुत दिन तक EVM को लेकर के हल्ला गुल्ला किया उन्होंने। अब EVM वाला जब खत्म हो गया अब उन्होंने ये SIR को लेकर के शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट से में तो आस्था शायद उनकी भी, मेरी तो है, चाहे हमारे खिलाफ भी कोई फैसला हो। उसने कहा है कि SIR एक चुनाव आयोग की आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। 2, अगर मुझको लगेगा कि इसमें किसी तरह की अनियमितताएं हैं तो मैं पूरे के पूरे को खारिज करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन करो। अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अराजक तरीके से अगर सींचना चाहते हैं तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। मैं सोशलिस्ट हूँ, रिबेल हूँ, अनार्किस्ट हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ, लेकिन भारत का संविधान और भारत की संसद, वो जो कह रहे हैं नेपाल टाइप, तो नेपाल में तो संसद भी जला दी थी। नेपाल में तो सरकारी खजाने भी लूट लिए थे। और अगर बुरा ना लगे राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेताओं के घर जला दिए, रूलिंग पार्टी का नहीं, विपक्ष के। शेर बहादुर दायबा एक्स प्राइम मिनिस्टर, ओली जी एक्स प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, भट्टराई जी एक्स प्राइम मिनिस्टर, प्रचंड जी एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो अराजकता है ये पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए खराब होती है। चुनाव आयोग के साथ बैठे, समस्याओं का हल निकालना, हम भी उनके साथ रहेंगे। चुनाव आयोग से भी कोई खामी हो सकती है, कोई होली बुक तो है नहीं, लेकिन पूरे देश को अराजकता के, मैं तो पिछले जो 54-55 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, हम तो राहुल गांधी से ज़्यादा उग्र रहे हैं राजनीति में। राजनारायण जी, मधुली में हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने बम चला दिए थे आपातकाल में। इवन देन जो, और वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे इंदिरा गांधी के कामकाज में,
लेकिन जेपी ने, मुरार जी ने, चरण सिंह ने, मधु ने, मैंने सबने कहा कि तुम बेकार की बात मत करो, जनता की शक्ति में यकीन करो। तो जो सत्ता की बेचैनी के लिए, प्राप्ति के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी भी जेन्युइन नेता प्रतिपक्ष की भाषा नहीं हो सकती। जी, 2025 के चुनाव बस सर पर हैं सर। किस तरह से देखते हैं जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं? एनडीए, मुझे लगता है पहली बार ऐसा मौका आया है जब सभी दल साथ में हैं, जिसमें जेडीयू, भाजपा, लोजपा, मांझी जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है। नहीं, वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ इलेक्शन नहीं है, और नीतीश कुमार का सिलेक्शन है। जी, पिछली बारी आपस की हमारी गलतफहमियों के चलते, मैं उसके लिए किसी को अक्यूज नहीं करता, 32-33 सीटें हम हारे हैं एलजेपी की वजह से, 6 सीटें हम हारे हैं कुशवाहा जी की तरफ से। आज हम सब साथ हैं और हम 200 का आंकड़ा पार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।